Hello everyone, and here this is your educator, cum mentor Rajat from Avision Institute, your partner for success. तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पर और आज 1 Feb 2023 बड़े ही बेसब्री से इंतजार है हमें यूनियन बजट का और यूनियन बजट पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो हमारे देश के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया। तो क्या इसके की हाइलाइट्स हैं, क्या इसके की फीचर्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लेकिन जो भी कॉमन सिटीजन्स भी हैं हमारे लिए बजट जो है वो बहुत हम बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कितना टैक्स स्लैब जो है वो कम किया गया है, क्या नई चीजें लाई गई हैं हमारे सर्विसेज के लिए, तो इनसे बहुत उम्मीदें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस बजट को हम बहुत ही सरल और बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरीके से कवर करेंगे कि किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल ना पूछा जाए। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं और जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है यूनियन बजट 2023-24 और यहाँ पे हमारे जो दो लेजेंड्स हैं उनकी तस्वीरें हमने साझा करी हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और लेट्स बिगिन। तो यूनियन बजट के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें जो ये शब्द है यूनियन बजट उसका जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको किस नाम से बुलाया जाता है? इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में मेंशन है, 112 में, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या हमें ध्यान रखना है कि जो बजट है वो यूनियन बजट दो हिस्सों में होता है, एक होता है आपका कैपिटल और एक होता है आपका रेवेन्यू। एक हो गया आपका रेवेन्यू और एक हो गया आपका कैपिटल। ठीक है, अब रेवेन्यू और कैपिटल में क्या फर्क है ये भी हम अभी देखते हैं। रेवेन्यू बजट जो होता है वो बेसिकली आपका ये भी दो तरीके से ही देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली आप ध्यान रखिएगा कि रेवेन्यू जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए देखने को आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म का मतलब ये कि कहीं पर जैसे हमें पेंशन हो गया, सैलरी हो गया, इन चीजों में अगर हमें पे करना है तो ये रेवेन्यू बजट का पार्ट होगा। टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये जो है वो इसी का हिस्सा माना जाता है और ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव नहीं माना जाता, क्योंकि अगर हम अपना बजट का अधिकांश हिस्सा जो है वो रेवेन्यू बजट की तरफ खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने देश के विकास को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी के सैलरी को, किसी के पेंशन को देने में लगा रहे हैं, ना कि हम अपने जैसे डिफेंस में बहुत ज्यादा हमारे यहाँ मान लीजिए आप आर्मी के जवान है तो हम उनके सैलरी और पेंशन में लगा रहे हैं, ना कि वेपनाइजेशन ऑफ वेपन्स में। तो हमें सॉरी मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन्स में, तो वेपन्स हथियारों को हमें मॉडर्न करना जरूरी है अपने जो भी नेबर्स हैं उनके साथ में कम्पीट करने के फील्ड में। और कैपिटल बजट क्या? कैपिटल बजट वो जो लॉन्ग टर्म में ध्यान में रख करके बनाया जाता है, जिसको हम मान सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, जिससे कि हमारी देश की जो तरक्की है वो बहुत आगे जाएगी। बिल्कुल, इससे ये अगर स्पेंडिंग होता भी है तो ये बहुत हेल्दी माना जाता है, हमारे देश के विकास के लिए माना जाता है कि अपकमिंग जो भी जनरेशन होगा वो भारतीय जनरेशन ही होगा, भारतीय दौर ही होगा, उस चीज को ये दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अगर हम आपसे साझा करें तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो बजट है सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो बजट लाया गया था वो 1860 में लाया गया था। वेल्सन करके थे, जॉन वेल्सन समथिंग उनका नाम ऐसे ही था, तो उनके द्वारा ये लाया गया था, प्रस्तुत करा गया था। और आजाद भारत का अगर हम देखें तो 1947 में नवंबर मंथ में उस टाइम कर लाया गया था, लेकिन वो आर के षणमुखन सेट्टी के द्वारा लाया गया था। आर के षणमुखन सेट्टी के द्वारा लाया गया था, वो हमारे देश के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, महिला में कौन सबसे पहले है? अभी तो हमने देखा कि निर्मला सीतारमण जी हैं, लेकिन सबसे पहले की बात करी जाएगी तो इंदिरा गांधी जी हैं, जो कि हमारे देश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और इकलौती विमेन महिला में आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों रह चुकी हैं। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री बजट लाने वाले जवाहरलाल नेहरू जी, सबसे ज्यादा बार लाने वाले वित्त मंत्री में तो मोरारजी देसाई जी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा अब हम चलते हैं इस बार के बजट के थीम के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख करके चलते हैं। लेट्स बिगिन। तो रेडी रहिएगा अपने नोट्स के साथ में, और ये बजट जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। विजन फॉर अमृत काल। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इस बजट में बात करी गई है कि अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा यूथ के ऊपर। यूथ के ऊपर जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 4.0 लॉन्च करने की बात करी गई है, जहां पे जॉब ओरिएंटेशन स्किल्स के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। कहीं ना कहीं हम एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये यूथ पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। अब स्किल्स होगा तो अपने आप ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो क्या होगा? जॉब क्रिएशन भी होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अच्छा, दो होता है, एक माइक्रो एक मैक्रो। जो माइक्रो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे आप कह सकते हो, हमारे आपके लेवल पे। मैक्रो बड़े लेवल पे, गवर्नमेंट्स के बीच में, बड़े बड़े कंपनीज के बीच में। एक होता है मेसो भी, फिर वो हम जब रिलेशनशिप में होते हैं
या दो अच्छे जैसे फ्रेंडशिप वगैरह में हम उसका काम कर दिया, वो मेरा काम कर दिया, तो ये जो होता है वो मिस तो हो गया। खैर, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाने के जुड़ा हुआ ये बजट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सप्त ऋषि 7 प्रायोरिटीज। ये सप्त का मतलब 7 और प्रायोरिटीज दिए गए हैं, क्या है वो? तो अमृत काल के 7 प्रायोरिटीज, या आप मेंस में भी इस तरीके से आप कोट कर सकते हो। ये पीपीटी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, बस बने रहिएगा चैनल के साथ में और जुड़े रहिएगा हर कंटेंट के साथ में, एंजॉय करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। इंक्लूसिव का मतलब क्या? कि सबको साथ लेकर के, हम किसी को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इंक्लूसिव। दूसरा, रीचिंग द लास्ट माइल, जैसे कि भारतमाला जैसे, सागरमाला जैसे, इन चीजों से हम कहीं ना कहीं रोड, रेलवे, सी वे, सब तरीके से अपना कम्युनिकेशन जो है वो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इवन हम ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को भी जोड़ रहे हैं, स्मार्ट सिटी, इन चीजों से हम कहीं ना कहीं लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। यूथ को पावर देना एजुकेशन वगैरह के जरिए। फाइनेंशियल सेक्टर, कहीं ना कहीं बैंक्स की हालत सुधारी गई है, एनपीएस वगैरह कम किए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी दी जा रही है कि वो कहीं ना कहीं लोन भी दे सके, क्रेडिट ग्रोथ उनका बढ़ाया जा रहा है। ग्रीन ग्रोथ, कहीं ना कहीं फोकस एनवायरनमेंट पे भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर फोकस किया जा रहा है, सोलर हो गया, विंड हो गया। अनलीशिंग द पोटेंशियल, जो हमारे पास पोटेंशियल है और हम नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको वापस से हम ला सके। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो ये ओवरऑल आप कह सकते हो कि इस बार का जो बजट है वो इसी 7 प्रायोरिटीज पे बेस्ड है। ठीक है, आप देख रहे हैं अमृत काल। नेक्स्ट, इसके बाद में सबका साथ सबका विकास, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये जो नारा भी है इस वक्त की रूलिंग गवर्नमेंट का, तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट में चीजें आप देख रहे होंगे। और एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स में क्या बात करी गई है? तो एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स में आप देख सकते हो कि बिल्ड करना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात करी गई है, तो कहीं ना कहीं एक्सेसिबल हो, इंक्लूसिव हो और इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन हो किसानों के लिए, किसानों को मदद मिल सके इन चीजों से। ठीक है, नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात करी गई है, ताकि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनको प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इंडिया को ग्लोबल हब बनाने की बात की गई है, कहां पे? मिलेट्स में। किसके तहत? श्री अन्ना, ये याद रखिएगा, श्री अन्ना के तहत हम मिलेट्स में भारत को ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। मिलेट्स में क्या आता है? मिलेट्स हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए होता है, कहीं ना कहीं जो हमारे देश में ये जो हिडन हंगर है उस चीज को खत्म करने के लिए मिलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ज्वार, बाजरा, आप इन चीजों को रख सकते हो, रागी, मेज, ये सब मिलेट्स में ही आते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट भी क्रॉप्स हैं और इसको प्रमोट करना चाहिए, तो इसीलिए भारत ग्लोबल हब भी बन रहा है मिलेट्स के, उस आप कह सकते हो। इसके अलावा आईआईएमआर जो है हैदराबाद बेस्ड में, वहां पर चीजें मिलेट रिसर्च को लेकर के हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट भी है, आप इसका भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सेटअप किया जा रहा है क्या? एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटिव स्टार्टअप्स, उनको बढ़ावा दिया जा सके ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में। इसके अलावा टारगेटेड फंडिंग की बात की गई है, क्या? कि 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट किया गया है एनिमल हस्बेंड्री के लिए, डेयरी के लिए और फिशरीज सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स में भी ग्रोथ की बात करी गई है। ठीक है, इसके अलावा सेटअप करा जाएगा वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी, तीन चीजों की कैपेसिटी, जो फार्मर्स हैं उनको रेम्यूनरेशन दिया जा सके और वो अपने कैपेसिटी को बढ़ा सके समय के साथ में। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने स्लाइड पे, वो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, आप लगातार देख रहे हो, वित्तीय वर्ष आप देखते चलिए और आप ये देखिए कि किस तरीके से आपको ये जो क्रेडिट ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। मतलब भारत सरकार लगातार जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किए जा रही है, तो ये आप मान सकते हो कि पॉजिटिव है। ऑल्दो 2022 में फार्मर्स के इनकम को डबल करने की बात की गई थी दलवई कमेटी के तहत, लेकिन वो हम रीच नहीं कर पाए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पे इस तरीके से फोकस हमारा बना हुआ है। अच्छा, रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन को भी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आपके सामने अगेन ये चार्ट है, और इस चार्ट से आप देख सकते हो कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो हमारा कहीं ना कहीं ओवरऑल आप कह सकते हो कि बढ़ रहा है, ओवरऑल हर तरीके से आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में आप देखोगे तो लगभग ये 310 के आसपास आप मान सकते हो कि ये मेट्रिक टन्स में, मिलियन टन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर भी बात करी गई है। हेल्थ में किस तरीके से कि 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया को लेकर के एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया जाएगा, सिकल सेल एनीमिया को लेकर के एक एलिमिनेशन मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। न्यू प्रोग्राम लाया जाएगा ताकि प्रमोट किया जा सके रिसर्च फार्मास्यूटिकल्स में। इसके अलावा ज्वाइंट पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को एनकरेज किया जाएगा, तो ये आप हेल्थ में ध्यान रख सकते हो। आयुष्मान भारत वगैरह तो हमें पता ही है, ई संजीवनी ओपीडी हमें पता है, कहीं ना कहीं मानस जो टेली एक प्लेटफॉर्म है, ये आपका मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ,
तो इन चीजों को आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, तो हेल्थ एंड एजुकेशन इकोनॉमिक सर्वे अभी हम बिल्कुल आप सब सामने लाएंगे जब भी, तो आप देखिएगा कि यहाँ हेल्थ में जैसे भारत सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.1% हो चुका है अपने जीडीपी का। खैर हम 2.5% की बात करें हैं कि इसको हम बहुत जल्दी मतलब अचीव कर सके, और ये बेसिकली 2024-25 तक हम अचीव कर लेंगे। वैसे यूएस वगैरह जैसी जो कंट्रीज हैं वो 6% तक अपने जीडीपी का हेल्थ पे खर्च करती हैं, तो हमें भी इस खर्च को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो पॉवर्टी लाइन में लोग रह रहे हैं, तो लगभग 45 से 50% जो लोग हैं वो अभी भी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो किसी बड़ी बीमारी के क्राइसिस में वो गरीब ना हो जाएं, इस वजह से भारत सरकार को हेल्थ पे और कदम उठाना चाहिए। और इसके अलावा आप देख सकते हो एजुकेशन पे भी, तो एजुकेशन पे भी कुछ खासा बढ़ोतरी तो नहीं, लेकिन हाँ 2.9% जो है वो आप देख सकते हो कि ये 2019 में 1.4 था, जो लेकर के 23 में 2.1 गया, और ये 2.8 से 2.9 गया। तो हेल्थ में थोड़ा ज्यादा काम किया गया और काम किया जाना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें दिखा भी दिया है कि हेल्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात की गई है। इसके तहत डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे एजुकेशन और ट्रेनिंग का लेकर के। इसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो बनाया जाएगा बच्चों और एडोलेसेंट्स टीनेजर्स के लिए, नेशनल लाइब्रेरी जो कि डिजिटल होगा, ठीक है। इसके अलावा हम मेन पॉइंट की अगर बात कर लें तो स्टेट्स को एनकरेज किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा फिजिकल लाइब्रेरी भी ला सके वो पंचायत और वार्ड लेवल्स पे, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज को बूस्ट करने से जुड़ा हुआ, देखिए कितना अच्छा पॉइंट है बजट में भी, कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मार्ट सिटीज लॉन्च कर रहे हैं तो हम सिर्फ शहरों के बारे में देख रहे हैं, नहीं, गवर्नेंस का मतलब ये है कि हम शहरों को अगर देख रहे हैं तो ग्रामीण इलाकों को भी हम कवर कर रहे हैं। तो उसमें आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं पंचायत और वार्ड लेवल्स में भी मैंडेटरी किया जा रहा है कि स्टेट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी जो है वो वहां पर भी रखे, ताकि बच्चे जो है वो जहाँ कहीं भी उनको बाहर दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने ही गांवों में पढ़ सके आराम से, ठीक है। आप इसको मेंस में लिख सकते हो एग्जांपल के लिए, कहीं ना कहीं कि आप किस तरीके से पंचायती राज को हम बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लूप होल्स तो हम बहुत निकालते हैं, लेकिन ये इसका एक प्रोज भी है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि किस तरीके से 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस दी जाने की बात करी गई है रूरल हाउस होल्ड्स में, हर घर जल, वो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कैश ट्रांसफर किया गया है 2.2 लाख करोड़ 11.4 करोड़ किसानों को पीएम किसान के तहत, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 6,000 रुपए कैश ट्रांसफर किया जाता है डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और ये जो है वो स्टेट्स जो है, राज्य सरकार जो है वो बेनिफिशियरीज का लिस्ट निकालती है 2011 के जनगणना के हिसाब से। और यहाँ पे पहले तो ये कैपिंग था स्मॉल और मीडियम साइज, लेकिन अभी ये सभी फार्मर्स के लिए है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंश्योरेंस कवर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत, तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। जैसे आयुष्मान भारत जो लाया गया, तो उन चीजों को लेकर के 5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस पूरे फैमिली को देने की बात की गई, इस पर कोई कैप नहीं लगाया गया है, तो ये भी आप चीज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला के तहत, तो उज्ज्वला जो बीपीएल कार्ड धारकों के लिए एलपीजी कनेक्शन उनको निःशुल्क दिए जाए, ताकि जो बहुत ज्यादा महिलाएं जो है जो लंग कैंसर की वजह से, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से वो डेथ हो जाता है उनका पोल्यूशन की वजह से, वो कम से कम किया जा सके। और इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन भी किया गया है 102 करोड़ लोगों का, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट खुल सके, इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो सके। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ग्रोथ किस तरीके से रेजिलियंट रहा है, तो फ्लक्चुएशंस आप देख रहे हो, फाइनेंशियल ईयर 20 में क्या था, फिर 21 में, फिर 22 में और 23 में, तो ये कुछ हमारा कर्व जा रहा है ग्रोथ का। और फिलहाल अगर आप देखोगे ग्रोथ को, तो इस तरीके से आप ग्रोथ को नजरअंदाज मतलब ध्यान दे सकते हो कि लगभग ये 7% के आसपास का ग्रोथ रेट आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट 4 साल में लो रहा है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट, ये आप टर्म ध्यान रखिएगा। तो ये आप देख सकते हो अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ये जून 2019 का, और फिलहाल सितंबर 2022 में अर्बन एम्प्लॉयमेंट 8.9, और बीच में ये 20.9 भी गया था 2020 में, लेकिन ये वापस से आया है 7.2 पर सितंबर 2022 में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च, तो ये पीवीटीजी क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, नेवार कमीशन के रिपोर्ट पे बनाया गया है। सबसे ज्यादा जो पीवीटीजीज हैं वो ओडिशा में रहते हैं, टोटल 75 है इस देश में, और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो है वो ओडिशा में रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो उसको लेकर के डेवलपमेंट मिशन लॉन्च करने की बात करी गई है, तो ट्राइबल्स की भी रिस्टोरेशन और वेलफेयर की बात हुई है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन को लेकर के, माइक्रो इरिगेशन जो ड्रिप इरिगेशन हो गया या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीजों को लेकर के ड्रॉट प्रोन रीजन्स में कर्नाटका के,
तो जैसे हम आपको बताएं, अभी मिलेट की जब हम चर्चा कर रहे थे, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये जो रीजन्स है वहां पे ड्रॉट प्रोन वो है। कुछ हद तक आप कह सकते हो गुजरात वगैरह, हरियाणा, राजस्थान भी अभी कहीं ना कहीं उनका जो वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे जाता जा रहा है बिकॉज ऑफ पैडी कल्टीवेशन। तो उस चीजों को लेकर के माइक्रो इरिगेशन को लेकर के फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की गई है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग माइक्रो इरिगेशन की तरफ जाओ। मोर टीचर्स को रिक्रूट किया गया है 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो ये जो है वो एकलव्य मॉडल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत, तो यहाँ पे जिस ब्लॉक में 50% से ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे होंगे उनके लिए ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है। तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स खोले गए हैं। भारत ट्री करके सेटअप किया गया है डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। तो ये ट्री याद रखिएगा, भारत ट्री क्या है, डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और प्रोडक्टिव कैपेसिटी में। ये आप ध्यान रखिएगा, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। क्यों, ये समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अभी इंसेंटिव्स दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में और प्रोडक्टिव कैपेसिटी में। तो जब ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे अगर, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो इससे क्या है, वहां पे सरकार भले इंसेंटिव दे रही है, लेकिन जब कंपनीज भारत में आकर के निवेश करेंगी तो हमारे भारत के भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस वजह से ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ सरकार का पैसा, कंपनीज आ रही हैं और कंपनीज की वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है। वो जो लोग रोजगार करेंगे, वो लोग जो कमाएंगे पैसे, वो वापस इकोनॉमी में ही लगाएंगे ना। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट बनता चला जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि चीजें इसकी वजह से ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता नजर आएगा। यही है मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसके अलावा इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाई 33.4% टू 10 लाख करोड़ रुपीज। तो 33% से जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ा है। जैसा कि आपको हम इनिशियली बताए थे कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दो होता है। तो रेवेन्यू शॉर्ट टर्म के लिए जहां पेंशन, सैलरीज, और जो कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने से जुड़ा हुआ। तो इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनका जो तरीका है इन्वेस्टमेंट का वो सही है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। तो जो 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन है उसको कंटिन्यू करने की बात की गई है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि वो इंसेंटिवाइज कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का। तो अगर कोई भी राज्य अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहता है उस क्षेत्र में, तो वो 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज। तो रेलवेज के लिए कितना कैलोकेट किया गया, रेलवे स्टूडेंट्स ध्यान दे सकते हैं कि 2.4 लाख करोड़ रुपए जो है वो रेलवेज के लिए आवंटित किए गए हैं, और अभी तक का ये हाईएस्ट है। ये ध्यान रखिएगा, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। कहां, पोर्ट्स के लिए, कोल के लिए, स्टील के लिए, फर्टिलाइजर सेक्टर्स के लिए। क्रिएट किया जाएगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में बाया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूआईडीएफ। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इस चीजों से कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारा अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उस पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं पोटेंशियल को जानने के लिए। तो पहला है मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। तो हम देख रहे हैं अभी साइंस एंड टेक का दौर चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो इस वजह से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भारत सरकार ने 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर्स को सेटअप करने की बात करी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। तो हम आप साइंस एंड टेक में भी दिखा सकते हो कि किस तरीके से रोल जो है वो बढ़ रहा है। इससे आउटकम क्या निकल के आएगा कि हम जो एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज का जो भी समाधान ढूंढना चाहते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी को लाया गया है, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी। इससे क्या होगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप और एकेडेमिया है उनको रिसर्च करने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं विवाद से विश्वास 1। तो ये जो है वो एमएसएमईज के लिए जो कहीं ना कहीं टैक्स फाइलिंग का जो काम होता था वो काफी स्ट्रिंजेंट माना जाता था, लेकिन इसको इसलिए लाया गया कि वो जो टैक्स फाइलिंग है वो आसान हो सके। तो विवाद से विश्वास, इससे कहीं ना कहीं जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं जो कोविड के दौरान काफी इफेक्ट हुए थे उनको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास 2। तो ये इजियर और स्टैंडर्डाइज्ड सेटलमेंट स्कीम है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के लिए है। पहला वाला एमएसएमई, दूसरा वाला गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के लिए। विवाद से विश्वास बेसिकली डायरेक्ट टैक्स से ही जुड़ा हुआ होता है, जो टैक्स फाइलिंग में दिक्कतें आती हैं उससे लेकर के ये है। नेक्स्ट फेज 3 ई कोर्ट्स का लॉन्च किया जाएगा। अभी कोविड-19 जब था तो सारी तरीके से जब लॉकडाउन हो गया था तो हर तरीके से चीजें बंद थी, तो हर चीज कहीं ना कहीं ऑनलाइन जा रहा था, चाहे वो बच्चों का एजुकेशन हो, चाहे वो आप कोर्स की भी बात कर लो। तो फेज 3 ई कोर्ट्स का चालू किया जाने की बात की गई है।
इससे क्या रहेगा कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो सकेगा। अब हो सकता है कि कोई जज छुट्टी पे है, लेकिन अगर उसका फैसला सुनाना इंपॉर्टेंट है तो वो ऑनलाइन भी उस चीज को कर सकता है, या किसी भी तरीके से वहां मतलब अगर कोई जो क्लाइंट है, मतलब इन शॉर्ट अगर उसका केस चल रहा है और वो किसी वजह से वो शहर में नहीं है, तो वो दूर दराज से भी कहीं ना कहीं अपना कोर्ट की जो सुनवाई है वो वहां से ले सकेगा। तो ये बिल्कुल ऑनलाइन होने से चीजों में बेनिफिट भी रहेगा। नेक्स्ट है एंटिटी डिजी लॉकर। इसको लाया जाएगा ताकि जो बिजनेस एंटरप्राइजेस और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं वो यूज कर सके और कहीं ना कहीं बिजनेस इकोसिस्टम को बना सके। फिर इसके बाद में 100 लैब बनाया जाएगा 5G सर्विसेज को चेक करने के लिए। 5G सर्विसेज को चेक करने के लिए 100 लैब बनाया जाएगा। इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी आएगा और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी हम देख पाएंगे। ठीक है। R&D ग्रांट और लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर। तो इससे जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम होगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट दिया जाएगा किसको, लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ग्रीन ग्रोथ के ऊपर। तो ग्रीन ग्रोथ में आप देख सकते हो कि पीएम प्रणाम को लॉन्च किया जाएगा। तो वो प्रणाम वाला जो है वही प्रणाम यहाँ पे लॉन्च करने की बात करी गई है। तो ये इंसेंटिवाइज करेगा स्टेट्स को और यूटीज को कि वो प्रमोट करें अलग अलग फर्टिलाइजर्स को, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स से आप देख रहे हो कि बीमारियां भी जो है हमारे खाद्य पदार्थ में मिलने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आप बल्चर्स देखो, ईगल्स देखो, कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ डाइक्लोफेनाक, आपको पता ही होगा। इसके अलावा 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स को बनाया जाएगा, मतलब कचड़े से पैसे की तरफ। ठीक है। तो 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स, और इसको गोबर धन के तहत स्टैब्लिश किया जाएगा, गोबर धन स्कीम के तहत। सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज आपने किसी सामान को यूज किया, अब आपने अपने मोबाइल फोन को यूज किया, मोबाइल फोन आपका खराब हो गया, अब आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी का वो है मतलब कि उसका जो सेमीकंडक्टर वगैरह है, उसमें जो भी चीजें हैं, लिथियम आयन वगैरह अगर है बैटरी का, तो उसको हम यूज कर सके बाकी की चीजों में, वो वेस्ट पूरी तरीके से ना हो। तो ये है सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब वो चलता रहे हमारी इकोनॉमी में, एकदम से बंद ना हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो उसको लेकर के मिष्टी टू बी टेकन अप फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन। तो मैनग्रोव प्लांटेशन, मैनग्रोव जो होते हैं हमारे आसपास में सुंदरबंस वगैरह में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और एंटायर इंडिया में भी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं मैनग्रोव वगैरह आपको देखने को जो मिल जाएगा कोस्टल एरियाज में। तो मिष्टी अमृत धरोहर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा वेटलैंड्स के लिए। तो अमृत धरोहर वेटलैंड्स के लिए, मुष्टि जो है वो मैनग्रोव प्लांटेशन के लिए। तो आप इसको एनवायरनमेंट से भी लिंक करके देख सकते हो। बाकी का इनिशिएटिव क्या है, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स को लाया जाएगा ताकि जो नेचुरल फार्मिंग है उसको लाया जा सके। प्रमोट किया जाएगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, प्रमोट किया जाएगा कोस्टल शिपिंग ताकि एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया जा सके। और फंड जो है वो एलोकेट किया जाएगा ताकि जो ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। गाड़ियां बहुत पुरानी हो जाएंगी तो भारत सरकार कहीं ना कहीं आपको इंसेंटिव दे करके, आपको टैक्स में कहीं ना कहीं छूट दे करके, फंड दे करके आपकी जो ओल्ड स्क्रैपेज पॉलिसी जो है उसके तहत पुराने व्हीकल्स को वो लेकर के आपको नए व्हीकल्स की तरफ प्रोत्साहन करेंगे ताकि पोल्यूशन कम हो, कार्बन एमिशन कम हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 विल बी लॉन्च। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के तहत ये है। बेसिकली ये युवाओं को टारगेट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्किल एनहांसमेंट की तरफ काम करें, ना कि रोट लर्निंग जो अंग्रेज सिखा करके चले गए हैं। तो हमें स्किल पे काम करना है। ठीक है। इसके अलावा कोडिंग वहां सिखाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे टेक हैं, तो उस पर हम चर्चा बिल्कुल करते रहेंगे। इसी तरीके से मेजर्स टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी मेजर्स उठाए गए हैं। इसके अलावा स्टेट्स को एनकरेज किया गया है कि वो यूनिटी मॉल्स वगैरह सेटअप कर सके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का रहा है सक्सेसफुल मॉडल। इसके अलावा जीआई और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को भी टारगेट किया जा सके कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वगैरह आ सके। जैसे अगर वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग टी फेमस है तो कोई भी इंसान वेस्ट बंगाल आकर के दार्जिलिंग टी को टेस्ट करना जरूर चाहेगा। तो किसी भी स्टेट में अगर हम ज्यादा से ज्यादा जीआई प्रोडक्ट्स को भी बढ़ावा देते हैं तो उससे उस स्टेट का टूरिज्म भी बढ़ेगा। ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में देखें तो सेटअप किया जा रहा है नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। ये क्या है? ये एनेबल करेगा एफिशिएंट लेंडिंग, लेंडिंग मतलब देना, प्रमोट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन को और एनहांस करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। इसके अलावा सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर को एस्टैब्लिश करने की बात करी गई है। क्रेडिट गारंटी स्कीम किसके लिए? एमएसएमई के लिए। क्रेडिट गारंटी स्कीम का क्या मतलब होता है कि जैसे सपोज भारत सरकार उस चीज की जिम्मेदारी लेगी कि चलो इस एमएसएमई सेक्टर को आप लोन दो, और मान लीजिए एसबीआई को उसने बोला कि चलो आप इनको अगर जरूरत है 10 करोड़ की आप इनको दीजिए, इन केस कि वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, नहीं देते हैं, तो भारत सरकार खुद वहां पे खड़ी होगी उस लोन को देने के लिए। ठीक है। इसके अलावा महिला सम्मान बचत पात्र, तो इसके तहत क्या है
कि वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग्स स्कीम लाया जाएगा। वन टाइम का ये होगा न्यू स्मॉल सेविंग्स स्कीम, और ये 2 साल की पीरियड के लिए होगा, जहाँ पे डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 लाख होगा महिलाओं के लिए। एक बार में 2 लाख रुपए महिलाओं के लिए जमा किए जा सकते हैं। बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन क्या है, तो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत है वो 15 लाख से बढ़ा करके अब 30 लाख कर दिया गया है। तो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उस पे 8.5% का इनिशियल इंटरेस्ट मिलता था, आप लोग चेक कर सकते हो फिलहाल के लिए क्या है, और वो टैक्स फ्री भी है। तो उस पे कहीं ना कहीं जो लिमिट है पहले 15 लाख था, अब उसको बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी इनिशिएटिव्स क्या है, तो प्रमोट किया गया है बिजनेस एक्टिविटीज को, जैसे कि गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है वो आप देख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाएगा सिक्योरिटी मार्केट में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स को देने की जो बात हुई थी वो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर वो काम करेंगे तो उनको मिलेगा। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट जो है 3.5% का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी, जैसे जीडीपी होता है वैसे जीएसडीपी अलाउड फॉर स्टेट्स, और 0.5% का अगर वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स भी करते हैं, यानी कि स्टेट्स का जो जीएसडीपी होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ का जो फिस्कल डेफिसिट है, अगर हम फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत जाएं, एफआरबीएम एक्ट के तहत, जो कि एनके सिंह जी की अध्यक्षता में था 2017 में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रपोज किया था कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो मात्र 3% होना चाहिए। वो स्टेट्स के लिए कहीं ना कहीं वो 3.5% है, और 0.5% अगर वो पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स करते हैं तो ये 0.5% उसके लिए होगा। और फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है कि टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट टू बी बिलो 4.5% बाय 25-26। तो ये हमारे यूनियन का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, फिर 2025-26 तक हमें इसको 4.5% तक लेकर के आना है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कहीं ना कहीं चीजें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इवन फूड कैन प्रोडक्शन भी अनसीजनल रेनफॉल की वजह से, बाकी सारी चीजें भी उस पर एक इफेक्ट कर रही हैं। तो इस वजह से फिस्कल डेफिसिट का हमारा टारगेट जो है वो मीट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सिर्फ इस चार्ट को आप देखो ध्यान से, तो आप इस ग्रोथ को देखो कि फिस्कल डेफिसिट ये रहा, आपको नजर आता होगा, ये फिस्कल डेफिसिट है 2021 में और फिलहाल के लिए। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा घट रहा है, ऐसा नहीं है, आप देखो 5.9% पे ये है। ठीक है, बाकी का आप देख सकते हो प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट आप ये आपके सामने, रेवेन्यू डेफिसिट ये है और प्राइमरी डेफिसिट ये रहा आपके सामने। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है यूनियन गवर्नमेंट का वो बढ़ रहा है। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, तो वो आप देखिए कि किस तरीके से बढ़ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर में ये 16 में 2.5 लाख करोड़ था, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टारगेट किया गया है 10 लाख करोड़ तक का। ठीक है, तो इससे हमारे देश को कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है जीएसटी मंथली रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ता जा रहा है 1.5 लाख करोड़ हर महीने से ज्यादा का, जो कि आप 2022 जो है साल, इसमें आप देख सकते हो ये 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का आप देख सकते हो जीएसटी कलेक्शन जो है वो इस तरीके से बढ़ रहा है। एसेट क्वालिटी जो है बैंक्स का वो भी इंप्रूव हो रहा है, क्यों, क्योंकि एनपीए कम होता जा रहा है। ठीक है, एनपीए आप देखिए किस तरीके से कम होता जा रहा है, तो इस वजह से एसेट क्वालिटी जो है बैंक्स की वो भी इंप्रूव हो रही है। एनपीए को ध्यान में रख करके सुनील मेहता पैनल कमेटी भी लाई गई थी, सार्फेसी एक्ट भी लाया गया है, तो ये सब चीजें एनपीए से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है कि हम 9 महीनों का इंपोर्ट्स कर सके। इसको कभी कभी हम इंपोर्ट कवर भी कहते हैं, कि इतना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब क्या, कि हमारे पास इतना डॉलर है कि हम 9 महीनों तक का इंपोर्ट जो है वो बगैर, अगर हमें कुछ भी यहाँ से डॉलर नहीं भी मिलता है तो हम 9 महीनों तक का तो आराम से कर सकते हैं। ये इंपोर्ट कवर हो जाता है आपका, आप इसको देख सकते हो स्टार्ट से। और होलसेल प्राइसेस जो है वो कन्वर्ज हो रही है रिटेल प्राइसेस में, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये आपका सीपीआईसी है। ठीक है, ये आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो कि कमर्शियल लेवल पे है, और ये आपका डब्ल्यूपीआई है। तो डब्ल्यूपीआई आपका आप देख सकते हो किस तरीके से होलसेल प्राइस इंडेक्स है, और ये आपका सीपीआई है। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन किया गया इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके, ज्यादा वैल्यू एडिशन किया जा सके इकोनॉमी में, और ग्रीन एनर्जी और मोबिलिटी की तरफ जाया जा सके। और इसके साथ ही साथ क्या है कि कस्टम ड्यूटी को भी चेंज करने की बात कही गई है। ठीक है, अब कस्टम ड्यूटी को चेंज करने से क्या बेनिफिट्स होगा, तो मान लीजिए कि जो हम कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें हम इंपोर्ट को कम कर रहे हैं, ताकि मोबिलिटी की तरफ, हम ग्रीनर मोबिलिटी की तरफ जा सके। ठीक है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो यूज भी हो रहा है तो ब्लास्ट कर जा रहे हैं, और लिथियम आयन बैटरीज अपने आप में थोड़ा सा उस तरीके से कार्बन न्यूट्रल नहीं है। फिर मोबाइल कैमरा लेंस के इंपोर्ट पे, तो यहाँ पे क्या है कि डिपेंड करना वैल्यू एडिशन वगैरह को। फिर इथाइल अल्कोहल वगैरह केमिकल इंडस्ट्री के लिए, श्रिम्प फीड वगैरह को प्रोड्यूस करना ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीन एक्सपोर्ट्स हम कर सके, लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन, और पन्ना डायमंड्स आप मध्य प्रदेश का जानते ही होंगे उसके लिए,
और कंसेशनल मतलब जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है कॉपर स्क्रैप पे, उस तरीके से एमएसएमईज वगैरह को बेनिफिट देने के लिए। और ये कहीं ना कहीं आप बाकी का पॉइंट्स खुद से देख सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स के बारे में हम देखते हैं। तो अभी क्या है कि इनकम टैक्स पोर्टल पे अगर आप रिटर्न्स फाइल करते हो तो 45% जो रिटर्न्स है टैक्स पेयर पोर्टल का वो 24 घंटे के अंदर मिल जा रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं हम जो गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस, उसको हम रिफॉर्म कर रहे हैं पोर्टल बना बना करके और इनकम टैक्स को रिलीफ दे करके। एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड जो पहले 93 डेज लगते थे पिछले 8 साल में, अभी के समय में वो सिर्फ 16 दिन लगते हैं पूरे के पूरे इनकम टैक्स पोर्टल पे चीजों को क्लियर करने में। इसके अलावा 6.5 करोड़ रिटर्न्स भी इस साल फाइल किए गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग भी हैं जो डायरेक्ट टैक्स से जुड़ रहे हैं इनकम टैक्स के फाइलिंग से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेन है जो कई बार चर्चा में रहता है। कई बार हम सिर्फ बजट का इंतजार इसीलिए करते ही हैं कि भाई अभी टैक्स स्लैब में क्या मतलब बढ़ा है या घटा है स्लैब। तो अपने अपने सैलरीज के हिसाब से आप सब बिल्कुल इसको देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप इस स्लैब में कहाँ लाई करते हो। तो अगर आपकी सैलरी 0 से 3 लाख पर एनम है तो आपको इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ये सीतारमन जी ने कह दिया है कि चलो आप टैक्स नहीं दोगे फिर भी आप मजे से एंजॉय करो। ठीक है, इसके अलावा 3 से 6 लाख के बीच में है तो 5%, 6 से 9 के बीच में है तो 10% और ऐसे करते करते सर्वाधिक जो है मैक्सिमम 30% है 15 लाख से ज्यादा का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है वो इनकम लिमिट जो है वो रिबेट को बढ़ाया गया है। इनकम टैक्स का जो रिबेट मिलता है ना, जैसे 5 लाख रुपए पर एनम अगर आपका है तो पहले आपको उस पर रिबेट मिल जाता था, लेकिन अभी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 7 लाख कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि मतलब अगर आपका सैलरी जो है वो पहले 6 लाख में आता था, आप भरते थे, लेकिन अब आप नहीं भरोगे। क्यों? क्योंकि 7 लाख तक में आप इनकम टैक्स जो है वो अपना रिबेट ले सकते हो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिबेट जो है वो तब फाइल करना पड़ता है जैसे सपोज आप इस दायरे में आओगे, अब आपका 7 लाख पर एनम अगर है तो अब आप इनकम टैक्स जब फाइल करोगे आपको भारत सरकार रिबेट के फॉर्म में वापस कर देगी। तो यही है। अब वो रिबेट लाते इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि 7 लाख के ऊपर वाले जो लोग हों उनको रिबेट नहीं मिलेगा। तो वो इस वजह से उनका ये फंडा है। तो ये आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि किस पर नील है और किस पर 30% भी है। वैसे 30% वाले कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर यहाँ पर। ठीक है, और हाईएस्ट सरचार्ज रेट जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा का है, जिसको घटा करके 37% से 25% कर दिया गया है हाईएस्ट सरचार्ज। अच्छा, आज का जो डेली करंट अफेयर्स का जो लेक्चर गया है आप देखिएगा वहां पर, तो सेस और सरचार्ज को हमने डिटेल में डिस्कस किया है फाइनेंस कमीशन वाले टॉपिक पे। सेस और सरचार्ज क्या है कि बेसिकली देखिए सरचार्ज जो है वो आप देख सकते हो कि स्पेसिफिक वो नहीं होता, सेस स्पेसिफिक होता है, जैसे स्वच्छ भारत सेस, गौ कल्याण सेस, लेकिन सरचार्ज जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है। और ये दोनों ही डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में नहीं आते हैं। ठीक है, आप उसको बाकी का रिलेट फाइनेंस कमीशन वाले से करोगे। ठीक है, तो दोनों को ईमानदारी से पढ़ना है। इसके अलावा आपको नए टैक्स रेजिम के तहत सैलरीड क्लास ऑफ पेंशनर्स को रिलीफ देने की बात करी गई है और बाकी का आप पढ़ सकते हो नॉन सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए भी। और एमएसएमईज वगैरह को प्रमोट करने की बात हुई है और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज वगैरह को 2 लाख तक का डिपॉजिट्स वगैरह, 3 करोड़ का टीडीएस कैश विड्रॉल पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए हायर लिमिट कर दिया गया है। इसके अलावा कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की बात करी गई है। ठीक है, इसके अलावा मेन हम आते हैं रुपी आता कहाँ से है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है वो बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटी से आता है। तो भारत सरकार को सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से मिलते हैं? उधारी के फॉर्म में मिलते हैं, डेट वो बन जाते हैं। तो अगर उधारी में है तो उसका ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा उधारी बोरोविंग्स। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो दूसरे नंबर पे जीएसटी है। जीएसटी काफी सक्सेसफुल है क्योंकि दूसरे ही नंबर पे जीएसटी है। और बाकी का देखोगे तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, ये भी आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। और चौथे नंबर पे फिर आप देखोगे तो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज क्या होता है कि जैसे सॉरी जो जीएसटी है, तो जीएसटी जो है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सब चीजों को कवर करता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एलपीजी, ये चीजें जो है वो इसमें नहीं आती हैं जीएसटी में। तो इसके लिए अलग से यूनियन एक्साइज ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, उससे भी 7% जो है वो भारत सरकार को मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं नॉन टैक्स रिसीट्स 6% का। नॉन टैक्स रिसीट्स क्या है कि जिन पर वो टैक्स लगाते ही नहीं है। ठीक है, अब किन पर वो टैक्स नहीं लगाते, जैसे कि राज्य सरकार को अगर वो लोन दे रहे हैं तो वो तो नॉन टैक्स रिसीट्स है ना, उस पे क्या ही टैक्स लगाएंगे वो। लेकिन क्योंकि वो लोन दिए हैं राज्य सरकार को तो राज्य सरकार को वो ब्याज वापस देना होगा, तो वो जो पैसे मिलते हैं वो 6% है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। अब नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स क्या है? जैसे आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में वो चीजें आ जाएंगी, जैसे सपोज आप मस्त बाइक चला रहे हो अभी आराम से बगैर हेलमेट वेलमेट लगाए और इसके बाद में अचानक से ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब पहुंच जाते हैं, हाँ जी कहाँ जा रहे हो जी? तो अभी आप फंस गए कि अरे यार लो अच्छे भले मूड के साथ एंजॉय कर रहा था अपना और ये कहाँ से इधर चले आए।
तो वो बोले कि अभी आप हेलमेट तो लगाए नहीं हो, अभी तो आप धूम 3 का शूटिंग कर रहे हो, तो बेटर है कि चालान कटवा लो हमसे। तो वो जो चालान आप कटवाते हो और वो जो आप पैसे देते हो, तो वो हिस्सा किसका है? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स का, सॉरी। तो आगे बार से ध्यान रखिएगा कि अगर चालान कटता है तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बता दीजिएगा कि सर ये वहां जा रहा है कि नहीं। वैसे आप अपने सेफ्टी के लिए जरूर हेलमेट पहनिए और अपनी हिफाजत करिए, अपना ख्याल रखिए। और नेक्स्ट कस्टम्स वगैरह भी 4% का। तो जैसे कस्टम ड्यूटी हम जो लगाते हैं, बहुत सारा सामान अगर किसी कंट्री से डंप होता है या फिर सपोज करिए कि हमें वो इम्पोर्ट नहीं लेना है ज्यादा, तो हम कस्टम ड्यूटी बढ़ा करके देते हैं। तो ये रूपी कम्स फ्रॉम, ये क्रोनोलॉजी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बोरोइंग कहाँ से आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो जीएसटी, तीसरे नंबर पे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, चौथे नंबर पे एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। अब जाता कहाँ है, तो जाने वाला भी देख लेते हैं, आने वाला तो हमने देख लिया। अब अगर आता था कहाँ से ज्यादा, उधारी से, तो जाएगा कहाँ? उस उधारी के ऋण को भरने में, इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो ये पहले नंबर पे है 20% के साथ में। दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो स्टेट्स का शेयर टैक्सेस और ड्यूटीज के फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है, दो शुरू का जो है वो देने में ही निकल जा रहा है भैया। पहला इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जा रहा है, दूसरा स्टेट्स का शेयर देने में निकल जा रहा है। तीसरा आप देखोगे तो तीसरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 17%। अभी पीएम किसान वीडियो अगर आप ईमानदारी से देख रहे हो तो पीएम किसान मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने इसको शुरू से देखा है वीडियो को, तो वो जरूर यही वीडियो पॉज करके पीएम किसान को रिकॉल करेंगे कि कितना वो याद कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपने वीडियो ठीक से नहीं देखा है, तो आपको वापस से जाकर के वहां देखना है, मैं नहीं बता रहा अभी यहाँ पे। इसके अलावा चौथे नंबर पे आप देख सकते हो कि ये 17% था आपका, तो शुरू का 3 आप देख रहे हो। इसके अलावा आप देखो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड पे 9% है, फाइनेंस कमीशन और बाकी के ट्रांसफर्स पे भी 9% है। तो फाइनेंस कमीशन का वीडियो आप देखना, डेली करंट अफेयर्स वाला क्लियर हो जाएगा। 41% डिवोल्यूशन जो वर्टिकल वाला है, पहले 42 था, 1% जम्मू कश्मीर के लिए दे दिया गया है, तो वो 41% हो गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 9% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जैसे जो हेल्थ को लेकर के आयुष्मान भारत वगैरह लॉन्च किया गया है, तो वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। आयुष्मान भारत क्या कि 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स के लिए, कि मतलब आप हॉस्पिटलाइजेशन फ्री हो, पोस्ट हो, सभी के लिए 10 करोड़ फैमिली मेंबर्स के लिए वो है। और हर साल वो रिन्यूअल होता रहेगा, 2011 के सेंसस के हिसाब से है। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी सब्सिडीज वगैरह जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है उसके पेमेंट में जाता है, डिफेंस वगैरह में 8% जाता है। तो ये चीजें भी आप देख सकते हो, पेंशन वगैरह में 4%, बाकी का एक्सपेंडिचर में भी। तो ये रुपी जाने का है। ये क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में वो बिल्कुल पूछ लेंगे। यूपीएससी वगैरह में तो सीधा का सीधा वो क्रोनोलॉजी देकर के पूछ लेते हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है, मन लगा करके पढ़ना है, ऑफिसर बनना है तो। नेक्स्ट हम आते हैं स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज पे एलोकेशन कितना किया गया है। सर्वाधिक देखिएगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री को किया गया है, लगभग लगभग 6 लाख करोड़ का। और ऑब्वियस सी बात है, इतने अच्छे अच्छे हमारे नेबर्स हैं, अभी एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने डिफेंस में तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो टॉप पे और करना भी चाहिए बिल्कुल। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी 3 बार हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ चुके हैं, चाइना से एक बार। तो डिफेंस मिनिस्ट्री पे इतना का एलोकेशन, फिर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पे इतना का। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है इस वजह से। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का 2,41,000 करोड़ का। ये आपको ध्यान रखना है जो रेलवे के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस बार जो रेलवे में जो एलोकेशन किया गया है वो अभी तक का हाईएस्ट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को, तो ये इनको भी इस तरीके से दिया गया है। सबका याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ एक नजर देख लीजिए। होम अफेयर्स को कितना है, इतना। केमिकल्स वालों को एंड फर्टिलाइजर्स, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर वगैरह, और कम्युनिकेशन वगैरह का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्कीम्स की बात कर लेते हैं। तो फार्मा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा खर्च करने की बात करी गई है जल जीवन मिशन में, तो कहीं ना कहीं हर घर जल हो, इस पर भी हमारा फोकस है। और कोविड-19 आने के बाद में फार्मा इंडस्ट्री पे अपने आप फोकस बढ़ गया है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर स्कीम्स की तरफ जो एलोकेशन किया गया है। तो फेम स्कीम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये कवर होता है फेम स्कीम, याद रखिएगा। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, डोनर मिनिस्ट्री के तहत ये कवर होता है। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हमारा फोकस इन पर भी है, तो इन पर फोकस होना भी चाहिए, क्योंकि ये इग्नोर रहे हैं स्टार्टिंग में। तो इनको आज हमें कहीं ना कहीं जो भी इग्नोरेंस है उस पर स्पेशल फोकस दे करके इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो आपको याद है ना, सप्त ऋषि पिलर्स, 7 पिलर्स, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ये एजेंडा है, ठीक है। अब बाकी आप रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का इन सब का आप देख सकते हो, आपके सामने है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ओवरऑल ये चार्ट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ट्रेंडिंग सिर्फ देख सकते हो, लगातार बढ़ने के ट्रेंड में है या लगातार घट बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्योंकि कुछ है नहीं लगातार का, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड आ जाता है कि कंसिस्टेंटली, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसीलिए कुछ इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है।
और उम्मीद करते हैं कि आपको एंटायर जो बजट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और हर तरीके से हर पैमाने पे मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि ये सरल से सरल भाषा में आप सबको समझ आए। फिर भी अगर कुछ भूल हुई हो, आप बिल्कुल उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर बता सकते हैं, समझ नहीं आया हो उसको लेकर के आप बोल सकते हैं। हम पर्सनली हर एक के कमेंट को जाकर के रीड करेंगे और वहाँ पर आपका जवाब भी देंगे। अगर बहुत ज़्यादा डाउट रहेगा तो उस पर वीडियो भी लेकर के आया जाएगा और आशा करते हैं कि आपको विजन इंस्टीट्यूट का ये जो लगातार कंटेंट आपको मिल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कहीं न कहीं क्वालिटी कंटेंट है। कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नज़र आ रहा होगा। तो आप इस चीज़ का एन्जॉय करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से बेशक शायद आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ग्रेट कंटेंट के साथ में आप तक हाज़िर हों। तो बिल्कुल एन्जॉय करिए इस पूरे यूनियन बजट 2023-24 को और अपने भी स्ट्रैटेजी में लग जाइए मस्त पढ़ाई के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।